हेलो बच्चों। तो हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। सेकंड चैप्टर पढ़े हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, थर्ड चैप्टर जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। बेसिकली इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पादप वृद्धि एवं विकास। ठीक है। चैप्टर दो चीजों से बना है, मतलब एक्चुअल में दो चीजें पढ़ेंगे इसमें हम लोग। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग वृद्धि, ग्रोथ कैसे होती है, और ग्रोथ होने के बाद में डेवलपमेंट कैसे होती है उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो कुछ थ्योरी दिया गया है, उसको पहले पढ़ते हैं कि क्या बात बताया गया है इसमें, है ना। देखिए, सभी पादप कोशिकाएं युग्मनज या निषेचित अंडे के वंशज है। युग्मनज विकास और भेदभाव के माध्यम से एक परिपक्व पौधे के रूप में विकसित होता है, जिससे जड़ें, पत्तियां, शाखाएं, फूल, फल और बीज बनते हैं, फिर वे अंततः मर जाते हैं। मतलब देखो क्या होता है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को थोड़ा सा याद करें तो हम जानते हैं क्या कि एक मेल गेमेट जो रहती है ना, वो मेल गेमेट एग सेल को जैसे फर्टिलाइज करती है, एग सेल को, और ये दोनों कौन से कंडीशन में रहते हैं, एन एन कंडीशन में। तो इन दोनों के फर्टिलाइजेशन, इन दोनों के मिलने को, दोनों न्यूक्लियस के मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में निषेचन बोलते हैं, है ना। निषेचन है ये। अब देखो, ये निषेचन होने के बाद में क्या बनती है, सबसे पहला जो बनने वाली संरचना 2n कंडीशन में, वो बनती है क्या, जाइगोट। ठीक है। यहाँ पर सबका नाम भी दिया गया है, जाइगोट बनती है। जाइगोट जो रहती है एक सेल ही रहती है, यूनिसेलुलर या बोल सकते हैं हम लोग, एक कोशिकी जाइगोट होते हैं, और एक कोशिका से ही हजारों लाखों अरबों सेल्स बनते हैं, और उसके बनने के लिए डिवीजन होना पड़ता है। ठीक है। तो सेल डिवाइड होती है, तो एक कोशिका से सभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस दुनिया में, सभी लोग एक सेल से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर प्लांट की जब हम बात करते हैं तो ये युग्मनज जो रहती है ऐसे शुरुआत होती है इसकी, मेल गेमेट एक सेल मिलकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन, और ये इससे क्या बन जाती है, जाइगोट। ठीक है। फिर इसके अंदर में डिवीजन होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग पढ़े होंगे कि पहले ग्लोबुलर शेप बनती, हार्ट शेप्ड बनती, फिर मैच्योर, ये सब चीज इसके अलग अलग शेप आते हैं। देखो 8 सेल्ड एम्ब्रियो बन गए यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ से ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो बनती है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर उसके बाद में टॉर्पिडो एम्ब्रियो बनते हैं, फिर उसके बाद में मेच्योर, है ना, क्या बन जाता है, सीड वगैरह सब बनते हैं। तो देखा जाएगा, तो यहाँ से हम देखें कि कोई भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके जीवन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, एक कोशिका से या जाइगोट से हो रही है। और ये उसका क्या है, लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अब हम लोग इसको जानते हैं डिटेल में कि कहाँ से कैसे शुरुआत होती है इसकी, पौधे के वृद्धि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा सा इसको थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद और जानते हैं। विकास एक अंग या उसके भागों या एक व्यक्तिगत कोशिकाओं के आकार में एक अपरिवर्तनीय स्थायी वृद्धि है। इसमें चयापचय प्रक्रियाएं शामिल होती है जो ऊर्जा की खपत करती है। पौधे की वृद्धि का मतलब क्या होता है, ग्रोथ होने। इसका मतलब क्या होता है कि पौधे जो रहती है वो सीड से लेकर एक परिपक्व पौधे बनने तक जितने भी परिवर्तन आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। मतलब ये है कि ग्रोथ का मीनिंग सा है ना, मीनिंग सिर्फ हाइट बढ़ना नहीं होता, हाइट के साथ साथ में उसमें डिफ्रेंसिएशन भी होते हैं। डिफ्रेंसिएशन मतलब बोला जाए कि उसका हाइट जो रहेगा वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कोई एग्जांपल देख सकते हैं कि सीड को मिट्टी में जर्मिनेट करवाने के लिए लगाया है, तो देखो कैसे पौधा जो है तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसी को हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर से कैसे पौधे तैयार होते हैं, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए, कोई भी पौधे के जीवन की शुरुआत जो रहती है एक सीड से होती है ना, सीड मतलब बीज। जैसे हम लोग डाइकोटिलेडोनस सीड की बात करें यहाँ पर, ये मान लो डाइकोटिलेडोनस सीड है, मतलब द्विबीजपत्री पौधा है। इसमें ये क्या है, कॉटिलिडन्स है, कॉटिलिडन। मतलब हिंदी में बोले तो ये बीज पत्र होती है। ठीक है। ये बीज पत्र है। इसी में यहाँ पर रहता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस मतलब भ्रूणी अक्ष है ये। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर की ओर में रहते हैं प्लूमूल। ठीक है। और नीचे की ओर में रहते हैं क्या, रेडिकल रहती है, रेडिकल, है ना, ये सब रहते हैं। तो ये रेडिकल जो रहती है ना, जब जिस टाइम में इसको हम लोग मिट्टी में लेके जाएंगे बीज को, तो रेडिकल से फ्यूचर में क्या बनता है, रूट बनती है, जबकि प्लूमोल से बनती है क्या, सूट। ठीक है। प्लूमोल से क्या बनती है, सूट। तो शुरुआती स्टेज में देखा जाएगा तो सबसे पहले बनने वाली जो कोई भी प्लांट में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, रूट है। बाद में बनती है क्या, सूट। फिर उसके बाद तीसरे नंबर में इसी सूट से, है ना, सूट जब ब्रांचेस बनाने लग जाती है, ऐसे ब्रांचेस बनती है इसकी, तो ब्रांचेस से क्या आने लग जाते हैं उसी में
लीफ आने लग जाती है। तो लीफ जो बनती है बाद में बनने वाली स्ट्रक्चर है ना। देखो ये लीफ जो है बाद में बनती है, पहले सबसे पहले क्या बनते हैं, तो पहले बनते हैं क्या, रूट, और उसके बाद में क्या बनती है, सूट। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पर ना डिफ्रेंसिएशन मतलब विभेदन होते जा रही है। तो ये जो कोटिलिडन्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करके रखे रहते हैं किसको, एम्ब्रियोनल एक्सिस को। और जिस टाइम में जर्मिनेशन होता है तो सीड का अंकुरण किस टाइम में, जिस टाइम में हम लोग उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है उस टाइम में अंकुरण जब होती है इसमें, तो अंकुरण के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है तो वो भी जाने हम लोग। तो अंकुरण के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, मतलब क्या, अनुकूल परिस्थिति चाहिए, तभी तो जाके क्या होगा, अंकुरण होगा। तो अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या होती है, अनुकूल परिस्थितियां, तो अनुकूल परिस्थितियों में हम बात करेंगे तो क्या होती है, इसको पर्याप्त मात्रा में क्या मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए। दूसरा नमी होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तीसरा उष्मा मिलना चाहिए, हीट भी मिलना चाहिए। और चौथा न्यूट्रिएंट देने वाले भी होना चाहिए, मतलब सॉइल होना चाहिए। हालांकि बिना सॉइल के भी हम लोग जर्मिनेट करा सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग सॉइल में ही जर्मिनेट कराते हैं। तो ये सब चीजें जो है अनुकूल परिस्थितियां होती है एक बीज को अंकुरण होने के लिए, ठीक है। तो अंकुरण जब भी होती है तो प्लूमोल से क्या बनती है, सूड बनती है, और रेडिकल से क्या बनती है ना, रूट बनती है। इसको हम लोग प्रांकुर बोलते हैं हिंदी में, और इसको मूलांकुर बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांकुर, है ना, प्रांकुर, और ये वाले क्या है, मूलांकुर, और ये वाले क्या है, मूलांकुर है। मूलांकुर से मूल बनती है, मूलांकुर, मूलांकुर से मूल या क्या बोलते हैं, जड़। जबकि यहाँ से प्रांकुर से क्या बनते हैं, तना बनते हैं, स्टेम। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होना चाहिए, है ना। इसी के आगे हम लोग देखते हैं इसमें कैसे बनती जाती है वो सब चीज के बारे में जाने, तो देखते हैं। विभज्योतकों की उपस्थिति के कारण पौधे की वृद्धि जीवन भर जारी रहती है। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल रहते हैं हमेशा, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल की क्या खास बात होती है कि जीवन पर्यंत वृद्धि करने के लिए कैपेबल होती है मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू रहती है ना। और यहाँ पर भी हम लोग जो देखे, यहाँ पर रेडिकल और ये जो है ना रेडिकल से रूट बना रही है, यहाँ पर कौन सी सेल रहती होगी, तो यहाँ पर रहती है मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। इसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल को रूट, इसको हम लोग बोलते हैं रूट एपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं, रूट एपाइकल मेरिस्टेम। जब हम लोग इसके टिश्यू वाले चैप्टर पढ़े रहते हैं तो वहां पर जानते हैं। तो रूट एपाइकल मेरिस्टेम होती है, जबकि यहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, तो यहाँ पर रहती है सूट एपाइकल मेरिस्टेम, सूट एपाइकल मेरिस्टेम। और उसी के द्वारा क्या बनती है, ये सूट बनती है, जबकि इसके द्वारा क्या बनती है, इसके द्वारा रूट बनती है, ठीक है। तो ये भी बात जाने हम लोग। तो देखो विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने के कारण जीवन पर्यंत इन लोग क्या करते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। मतलब हम बात करें कि एनिमल्स में एक टाइम तक ही वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, एक एज आने के बाद में वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। और एनिमल्स में भी बताया भी था कि एक टाइम के बाद में ग्रोथ होना रुक जाता है ना। तो एपीफाइसियल प्लेट जो रहती है ना वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बोन का इलॉन्गिनेशन नहीं हो पाता। तो ग्रोथ हार्मोन रहते हुए भी क्या नहीं हो पाती, वृद्धि नहीं हो पाती। लेकिन प्लांट के पास में क्या होती है, हमेशा विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहते हैं। और इसी की वजह से वृद्धि जो है ना, वृद्धि को हम लोग नहीं बोल सकते कि इतने साल तक वृद्धि होगा, ऐसा नहीं बता सकते। वो बहुत लंबे समय तक वृद्धि करते रहती है, ठीक है। इसके आगे और जाने, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में विभाजित करने और आत्मस्थायी करने की क्षमता होती है। मतलब सीधी सी बात है, इसमें डिवीजन की पावर रहती है, पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन मतलब विभाजन की क्षमता रहती है इसी में। और ना ये स्थायी उत्तकों को बनाते जाती है, लगातार विभाजित होगी तो कुछ कुछ का जो रहेंगे स्थायी होते जाएंगे, कुछ जो रहेंगे क्या हो जाएंगे, उसमें विभाजन की क्षमता बनी रहेगी, कुछ में कम होते जाएगी या है ना खत्म होते जाती है। और देखते हैं, वह वृद्धि जहाँ विभज्योतक की गतिविधि द्वारा हमेशा नई कोशिकाओं को पौधे के शरीर में जोड़ा जाता है, विकास का खुला स्वरूप कहा जाता है। मतलब ये है कि लगातार 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 क्या होते जाएंगे, जब डिवीजन होते जाएंगे तो एक सेल क्या होते जाता है, जनरली परमानेंट होते जाती है, और दूसरा सेल फिर से डिवाइड करती है। तो जनरली ऐसे वृद्धि होते रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला सेल जो है परमानेंट होते जा रहा है, ये वाली लगातार क्या कर रही है, वृद्धि करते जा रही है। तो इसको वृद्धि का खुला स्वरूप या विकास का खुला स्वरूप बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी हम लोग जान गए, और आगे देखते हैं इसमें। पौधे की वृद्धि आमतौर पर अनिश्चित होती है ना, सीधी सी बात है। अब देखते हैं वृद्धि जो रहती है ना दो प्रकार की होती है। कैसे दो प्रकार की, पहले ना जो कोई भी प्लांट हो जब सीड से जर्मिनेट होता है तो है ना शुरुआत स्टेज में ही ज्यादातर हम बाइनोवल प्लांट्स की बात करते हैं, मतलब जो बहुवर्षीय पौधे हैं। एक वर्षीय पौधे या बोल सकते हैं 2 3 4 महीने के अंदर में जिसका लाइफ स्पान जो है कंप्लीट हो जाता है, उसमें नहीं ना, जो क्या रहता है बहुत लंबे समय तक, जैसे आम वगैरह को, पीपल वगैरह को देख लो, या सैगोन को देख लो, या किसी को भी देख लो जो लकड़ी या जिससे लकड़ी मिलती है हमें, उन पौधों को देख लो। बाई एनुअल जो प्लांट्स होते हैं उन लोग में क्या होती है, वृद्धि
लगातार होते रहेगी। और वृद्धि जब होती है दो तरीके से होती है उसमें, कैसे, एक जो होगी प्राथमिक वृद्धि होती है और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक वृद्धि। मतलब प्राथमिक वृद्धि जो होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं किसमें, उसको हम लोग बोले प्राइमरी ग्रोथ को। प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि जो होती है प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है ये है ना लंबाई में बढ़ना। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है, लंबाई में बढ़ना, सीधी सी बात है। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, चौड़ाई में बढ़ना होता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है क्या, चौड़ाई में बढ़ना। तो बताओ जो बाई एनुअल प्लांट होते हैं है ना, उन लोग क्या लंबाई में पहले बढ़ते कि चौड़ाई में पहले बढ़ते हैं, तो सीधी सी बात है लंबाई में पहले बढ़ते हैं उसके बाद चौड़ाई में बढ़ते जाते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ प्लांट जो रहते हैं बढ़ते जाते हैं ऊपर की ओर में, नीचे की ओर उसका चौड़ाई बढ़ते जाता है, जैसे कि बॉटल फॉर्म वगैरह में देखे होंगे, नीचे की ओर चौड़ा होते जाता है, ऊपर की ओर में लंबाई, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि लगातार होती रहती है उसमें, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट में पहले वो हाइट में जाएंगे, बड़े होंगे, उसके बाद में फिर उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब चौड़ाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तो प्राथमिक वृद्धि के लिए अब देखो दो प्रकार की वृद्धि है, तो दो प्रकार के ऊतक भी तो होंगे। तो ये ऊतक क्या होती है कि प्राथमिक वृद्धि ये जड़ शिखर विभज्योतक और शूट एपिकल मेरिस्टेम के कारण होती है। देखो यहाँ पर जो मैं बात बताया कि रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है और शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये दोनों मेरिस्टेम जो रहती है इसके कारण क्या होती है, इसके कारण जो होती है क्या, प्राथमिक वृद्धि। तो यहीं पर हम लोग लिख रहे हैं क्या कि प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, तो प्राइमरी ग्रोथ होती है ना किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। एपिकल मेरिस्टेम मतलब जो शीर्ष में रहते हैं ना, शीर्षस्थ विभज्योतक बोलते हैं हिंदी में, शीर्ष में रहने वाले, चाहे वो इधर के शीर्ष में, शीर्ष का मतलब यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो शीर्ष में रहने वाले विभज्योतक। तो एपिकल मेरिस्टेम ये दो प्रकार के होते हैं, एक अभी बताया जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरा कौन सा, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए दोनों टिश्यू क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, कौन कौन से, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसके अलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में दूसरा और कौन होती है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक। अंतर्वेशी विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक। तो इसके कारण क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है। तीसरा एक और टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम, है ना, ये किसके किसके बीच में होती है, तो ये जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में रहती है। यहाँ पर ये मान लो जाइलम है, ये फ्लोएम, तो इसके बीच में रहती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये सभी क्या रहते हैं, प्राइमरी है ना ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये जान गए हम लोग। तो उसके अलावा देखिए द्वितीयक वृद्धि जिम्नोस्पर्म और डाइकोटिलेडोनस है ना, डाइकॉट्स में होती है। ये पार्श्व विभज्योतक लेटरल मेरिस्टेम, संवहनी कैम्बियम मतलब वेस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम के कारण होती है। ये अंगों की परिधि में वृद्धि का कारण बनते हैं। अंगों की परिधि मतलब चौड़ाई में बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम लोग जान लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो इसको भी जाने। तो यहाँ पर लिखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ मतलब द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक होते हैं लेटरल मेरिस्टेम, मतलब इसको पार्श्व विभज्योतक बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम मतलब पार्श्व विभज्योतक। दूसरा हम लोग है ना पढ़ेंगे इसमें इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो है, देखो एक जाइलम फ्लोएम जो रहेंगे, दूसरा जाइलम फ्लोएम। जब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़े रहते हैं तो यहाँ पर पता रहता है कि देखो इधर की ओर जाइलम रहते हैं, है ना, ऊपर की ओर फ्लोएम रहते हैं, यहाँ पर फ्लोएम, यहाँ पर भी जाइलम है, इधर फ्लोएम। तो जब एक वेस्कुलर बंडल के दूसरे वेस्कुलर बंडल के है ना दोनों के बीच में यहाँ पर जो एक कैम्बियम रिंग बनती है, यहाँ पर ये देखो एक वेस्कुलर बंडल है, ये है ना, ये वेस्कुलर बंडल होती है। वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है संवहनी ऊतक। तो जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक होते हैं, उन दोनों के बीच में एक वेस्कुलर बंडल और दूसरे वेस्कुलर बंडल। ये वेस्कुलर बंडल एक है, ये वेस्कुलर बंडल है ना VB2 है, और है यहाँ पर है ना VB3। तो इनके बीच में जो रहती है वही क्या होती है, तो वही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है और वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। जब सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक पढ़ते थे बताते थे इसको, आजकल सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक को हटा दिया है नीट वालों ने, तो क्या करेंगे इसको, है ना, फिर भी बताना पड़ रहा है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है इन्हीं की वजह से होती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की वजह से। जबकि इंट्रा वाला क्या था,
एक इस वेस्कुलर बंडल के अंदर में ही जो रहती है उसको हम लोग इंट्रा बोलते हैं, जबकि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में रहती है उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा तीसरा नंबर और है, तो तीसरा नंबर और कौन सा, तो कॉर कैम्बियम। तो कॉर कैम्बियम जो रहती है ना, अंदर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं वो, और बाहर की तरफ में कॉर्क बनाती है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है, वो कॉर्क कैम्बियम है। पहले सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते थे बताते थे इसको, लेकिन अभी ये याद रखना कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, है ना, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं ना टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल टिश्यू जो है इन्हीं लोग हैं, ठीक है। तो हमें जानना है इन तीनों, इनकी वजह से क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ, जबकि प्राइमरी ग्रोथ होते हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बात लिखा है उसी बात को हम लोग जाने हैं, डायग्राम में भी देख सकते हैं। प्राइमरी ग्रोथ के लिए प्राइमरी ग्रोथ हो रही है स्टेम में, तो ऊपर की ओर देखो बढ़ते जा रही है, इधर रूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से नीचे की ओर ग्रोथ हो रही है इधर, जबकि यहाँ पर होने वाले जो ग्रोथ है ना वो क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से चौड़ाई, मतलब चौड़ाई बढ़ते जाता है। कोई भी रूट हो चाहे स्टेम हो, ये दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, खास करके किसमें, तो डाइकॉट में। डाइकॉट जो होती है उसमें, डाइकॉट में रूट एंड शूट दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, ठीक है। नहीं तो देखे होंगे कि जब एक आध पेड़ वगैरह को जड़ के साथ में पूरा ऐसे बाहर करते हैं तो देखना जड़ जो रहती है वो भी मोटी रहती है ना। स्टेम बस में सेकेंडरी ग्रोथ होता है ऐसा नहीं है, स्टेम बस जो है चौड़ाई में बढ़ता है ऐसा नहीं है, रूट में भी होती है। उसके अलावा जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में नहीं रहता, जिम्नोस्पर्म और डाइकोटिलेडोनस में ही है ना क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं, ठीक है। एक चीज पढ़े हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, लेटरल मेरिस्टेम जो रहती है ये रिस्पॉन्सिबल है, पढ़ी। लेटरल मेरिस्टेम का मतलब जो साइड साइड में पार्श्व में जो बनने वाली विभज्योतक है वो होती है वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। ये तीनों की वजह से क्या होते हैं, दूसरा और तीसरा, है ना, इन तीनों की वजह से क्या होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं। और ये वेस्कुलर कैम्बियम जो रहती है ना उसी में मैं बताया कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये वही है, ठीक है, जिसको हम लोग जूम करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी का पार्ट होती है। हमें इस डायग्राम को देखना चाहिए, हमने हमें इस चैप्टर में यह डायग्राम दिया है, तो देख सकते हैं बीच में वेस्कुलर कैम्बियम है। वेस्कुलर कैम्बियम का मतलब फ्लोएम जो रहती है ना ऊपर की ओर में रहती है, जबकि जाइलम जो है ना नीचे की ओर में रहती है, क्योंकि अंदर वाले भाग में क्या रहती है, जाइलम रहती है, वही क्या करती है वाटर का कंडक्शन कराएगी बाद में। शुरू में बन गए रहती जाइलम, बाद में भाई कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक बार जब चौड़ाई में बढ़ जाएगा तो जाइलम है ना जहां पर रहेगा वहीं पर ही रहेगा, है ना, बाहर थोड़ी चला जाएगा वो। इसीलिए वो पहले से ही अंदर में रहती है, और अंदर से ही वाटर कंडक्शन जब होते हैं ना तो ऐसे ऊपर की ओर जाते हैं, अंदर से खोखला रहता है ट्रैकेट के द्वारा, पैकेट एंड वेजल्स के द्वारा। तो ये सूट है, ये रूट है, रूट की तरफ भी वही कहानी है ना, वेस्कुलर कैम्बियम और रूट एपिकल मेरिस्टेम जो रहती है यही लगातार क्या बनाते रहती है, रूट बनाते जाएगी, और इसके जस्ट सामने में रहती है रूट कैप जो इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसके बारे में हम लोग एनाटॉमी में पढ़े रहते हैं, मॉर्फोलॉजी में भी पढ़े रहते हैं। अलग अलग इलोंगिनेशन रीजन रहते हैं यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगिनेशन रीजन, मैचुरेशन रीजन, अलग अलग जड़ में भी रीजन होती है। लेकिन चूंकि हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं तो किसकी वजह से क्या होती है वो जान रहे हैं हम लोग कि कौन से मेरिस्टेम या कौन से विभज्योतक या कौन से टिश्यू क्या चीज बनाती है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। और इसी की वजह से क्या होते जाते हैं, वृद्धि होते जाती है। क्योंकि हम लोग को वृद्धि पढ़ना हमारा मेन पर्पस है, वृद्धि को हमें जानना है ना, तो इसीलिए हम लोग ये सब चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ समझ आया होगा किसकी वजह से क्या होती है, उसको हम लोग जान गए, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि वृद्धि वगैरह, वृद्धि या विकास मापने योग्य है क्या करके, है ना। तो वृद्धि मापने योग्य हो सकती कि नहीं हो सकती पौधों में, वो जानना है हमें। तो वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, लेकिन इसके लिए मापने के लिए क्या हम लोग स्केल पकड़ के जाएंगे तभी मापन होगा क्या, तो स्केल वगैरह की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने दूसरे तरीके से देखेंगे कि सबको मापने का तरीका अलग अलग है। जैसे पेड़ पौधों में बहुत सारे पार्ट होते हैं, पौधे के बहुत सारे भाग हैं, है ना, जैसे रूट वाला भाग है, शूट वाला भाग, पॉलन ग्रेन, है ना, पॉलन ग्रेन जो है अंकुरित होती है तो पॉलन ट्यूब बनाती है, तब पत्ती की जो चौड़ाई बढ़ती है उसमें, या अलग अलग मतलब कुछ भी तरीका जो होगा उसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे। तो तरीके कौन कौन से हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहला होती है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ या सेलुलर स्तर पर बात करेंगे हम लोग। पहला कि सेल को हम देखेंगे ना, सेल को, तो पहले सेल मान लो इतना है अब इतना हो गया, क्या चेंजेस आया होगा, तो यहाँ पर का जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वो क्या हो गया, बढ़ गए, और बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ऐसे से ऐसे दिखाई देने लग गया। तो मतलब कोशिका की साइज बढ़ी हुई दिखाई दे रही है ना, मतलब सीधी सी बात है कि उसके प्रोटोप्लाज्म में क्या हुआ होगा, वृद्धि हुआ होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि उसको प्रोटोप्लाज्म में कुछ ना कुछ
जो चीजें रहती है उसके अंदर में वो चीजें ज्यादा आ गई होगी, जैसे वाटर ही अंदर इंटर कर गया होगा तो सेल की साइज क्या हो गई, बढ़ गई। तो प्रोटोप्लाज्मा की मात्रा में वृद्धि के कारण वृद्धि होती है, उसको हम लोग सेलुलर स्तर पर वृद्धि कहते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रोटोप्लाज्मा में वृद्धि को सीधे मापना मुश्किल है, इसलिए विकास को और वृद्धि को ताजा वजन, शुष्क वजन या लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन और सेल की संख्या में वृद्धि जैसे मापदंडों द्वारा मापा जा सकता है। अब देखो भाई, देखो है ना, मान लो क्या है, एक ये कोई पार्ट है प्लांट का, इसके अंदर में है ना 10 सेल है, ऐसे 10 सेलों की ये बनी हुई है कोई भी भाग है पौधे का। अब सबका साइज थोड़ा 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 बढ़ेगा, तो बताओ इसका साइज ऐसे ना रहकर है ना ऐसे दिखाई देने लग गया, मतलब कुछ कुछ बड़ा हो जाएगा। तो सबकी साइज बढ़ रही है, तो देखना सबकी साइज या तो ताजा वजन बढ़ गया होगा उसका, इस भाग का, या तो शुष्क वजन बढ़ गया होगा, लंबाई बढ़ी होगी, या क्षेत्रफल बढ़ा होगा, आयतन या सेल की संख्या में वृद्धि हो। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, है ना। और इसको हम प्रोटोप्लाज्म में सीधा सीधा मेजर नहीं कर सकते। कैसे? अब देखो, यहाँ पर का जो भी पार्ट होगा, यहाँ का एक सेल को एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं रहता, है ना। हालांकि हम इसको देख सकते हैं। अब देखो, ये जो है एक सेल है, इसके अंदर मान लो प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होगा 50 ml, और ये जो है सीधा सीधा बढ़ा के 80 ml कर दिया। तो सब के सब हम लोग क्या करिए, इसमें से जितने भी सेल थे सबको बढ़ा दिए, 80 ml बढ़ गया। लेकिन परफेक्ट मेजर कर पाना कि इतना था और इतना हो गया करके परफेक्ट मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर पल वो बदलते रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग सीधा ये देखते हैं कि ताजा वजन कितना है अभी का, है ना, अगले दिन उतना टाइम तक के क्या रहेगा वजन उसका, वो देखेंगे, या तो फिर शुष्क वजन देखेंगे। उसको तोड़ के ले आएंगे पत्ती को, जैसे मान लो पत्ती को हम तोड़ के लाए तो उस टाइम में ग्रीन कलर का रहेगा, वो 5 दिन बाद तो सूख जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 दिन पहले वजन लेंगे और 5 दिन बाद का वजन लेंगे, तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि हाँ भाई 5 दिन के अंदर में इसमें इतने वजन कमी आई या इतना वजन वृद्धि हो सकता था इसमें, है ना। ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी बात, यहाँ पर सेल की जो संख्या वाली बात है ना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल की संख्या जब बढ़ती है तो एक मक्का, है ना, इसको याद रखना है, मेज वाला, मेज रूट, मेज का रूट है, मेज रूट अलग से हाईलाइट करके लिखना है इसको। मेज रूट में शिखर मेरिस्टेमेटिक प्रति घंटे, शिखर मेरिस्टेमेटिक मतलब एपाइकल मेरिस्टेम जो होते हैं ना, कौन सा वाला एपाइकल मेरिस्टेम, तो रूट एपाइकल मेरिस्टेम की बात हो रही है यहाँ पर। रूट एपाइकल मेरिस्टेम जो रहती है किसकी, मेज की, मेज मक्का भुट्टा, ठीक है वही है। तो रूट एपाइकल मेरिस्टेम की प्रति घंटे 17,500 से अधिक नई कोशिकाओं का उत्पादन कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन देंगे तो यहाँ से देने के चांस है कि मेज में या किसके रूट एपाइकल मेरिस्टेम में 17,500 प्रति घंटे नई सेल ऐड होती है। तो यहाँ पर जो बात करते हैं ना वो सेल की संख्या है ना। एनसीईआरटी इस बात को और इस बात को एक ही में लिख दिया है, और पहले वाला बात संख्या के लिए है, दूसरे वाले बात आकार के लिए है, ये लाइन लिखता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग क्या कर दिए, इसको अलग कर दिए, क्या कि मेज मतलब मक्का के रूट एपिकल मेरिस्टेम में 17,500 नई कोशिका मतलब नए ऐड हो रहे हैं, संख्या 17,500 नई कोशिकाएं ऐड हो रही है। और कब? प्रति घंटे, मतलब हम सुबह शाम को देखेंगे, रात को देखेंगे 6 बजे, तो उसमें जितनी कोशिका की संख्या रहेगी अगले सुबह तक के हम देखेंगे, जैसे 5 घंटे बाद देखेंगे तो हर घंटे 17,500 नई बन रही, तो 5 से हम इंटू करेंगे उतनी नई सेल आगे रहेगी। तो इस डाटा को याद रखना। और यहाँ पर एक चीज भी याद रखना है ना, हड़बड़ी ये नहीं करना है कि कितने देर में होगी वो भी जानना है ना, प्रति घंटे, एक घंटे में बोल रहा हूँ मैं, 1 घंटे में 17,500 नई कोशिका बनेगी। दूसरा देखना, है ना, जो आजकल तो वैसे भी अभी गर्मी का दिन आने वाला है तो तरबूज आता है इधर, है ना, गर्मी के दिन में तरबूज ही आते हैं। तो तरबूज जो रहता है एक दिन में देखोगे और रात में देखे रहोगे इतना बड़ा रहेगा, सुबह तक देखोगे इतना बड़ा हो गया रहता है ना, इतना तेजी से बढ़ता है तरबूज जो है। ठीक है, इसलिए देखना बल्क में आती है सीधा सीधा एक साथ। तो देखना सेल का आकार, यहाँ पर हम सेल के आकार की बात करते हैं, तो तरबूज में कोशिकाएं आकार में 3,50,000 गुना तक बढ़ सकती है। लंबाई, है ना, देखना आकार में मतलब, अब मान लो ये है इतना बड़ा था तरबूज, ठीक है, इतना बड़ा। अब हम, है ना, इसको देखेंगे तो देखो ये जो है इतना बड़ा हो गया, तो ये भी इतना बड़ा मैं बनाया हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो 3,50,000 गुना। तो बताओ इसमें सेल की संख्या बढ़ रही कि साइज बढ़ रही है, तो इसमें बढ़ती है साइज।
तो यहाँ पर बताना है कि सेल की जो साइज रहती है कितने देर में बढ़ती है ना, ये बताना, ठीक है, कमेंट करके बताना क्या, कि सेल की साइज जो बढ़ती है वो कितने घंटे में बढ़ती है, कि कितने दिन में बढ़ती है, कि किस किस में बढ़ती है, उसको बताना है। अभी तो मैं ये बता दिया कि इसकी साइज जो रहती है बढ़ती 3,50,000 गुना, ठीक है। तो इसमें साइज के बारे में बात की है, जबकि इसमें सेल की संख्या के बारे में बात किए हैं, तो भी हमें जानना है। जबकि इसमें कैसा था, प्रति घंटे 17,500 नहीं उसका एडअप होती है, और जबकि इसमें सेल का साइज जो है 3,50,000 गुना बढ़ता है, लेकिन कब बढ़ता है उसको बताना है, ठीक है। अगला है, ये तो है ना, हो गया पहला। दूसरा, तीसरा और देखते हैं, लंबाई। तो पराग नली की जो वृद्धि होती है ना, उसको लंबाई में मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो पॉलन ट्यूब है, इसको मेजर करने के लिए क्या रहता है, लंबाई में मेजर करते हैं। उसके बाद अलावा चौथा, सतह क्षेत्र, एक पृष्ठीय उदर पत्ती में वृद्धि, मतलब देख सकते हैं डोर्सो वेंट्रल जो लीफ होती है उसमें हम लोग वृद्धि को देखेंगे, तो इसको सरफेस एरिया को देखते हैं। सरफेस एरिया बढ़ा है कि नहीं उसको देखेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा क्या, कि है ना वृद्धि मापने योग्य है कि नहीं है। तो इसको हम लोग जान गए। इसके आगे और देखते हैं, ठीक है। वृद्धि या विकास के कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। तो देखें, इसमें सबसे पहला, इसको हम लोग पढ़े भी रहते हैं, है ना। पहला क्या होगा, जहां पर डिवाइडिंग होते रहते हैं वहां का क्षेत्र, और उसके अलावा जहां पर डिवाइडिंग हो चुका है वहां का, और डिवाइडिंग होने के बाद में परिपक्व हो जाते हैं वाला क्षेत्र। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। तो मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र क्या है, मेरिस्टेमेटिक का सीधा सा मीनिंग है विभाजन करने वाली जितनी भी चीज होती है उसको मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, मतलब विभज्योतक होते हैं। यह जड़ शीर्ष और शूट शीर्ष पर मेरिस्टेम में होता है। इस क्षेत्र के कोशिकाओं में समृद्ध प्रोटोप्लाज्म और बड़े केंद्रक होते हैं। सेल भित्ति प्राथमिक पतली और सेलुलोजिक होती है, जिसमें प्रचुर मात्रा में जीवद्रव्य भरा होता है। सीधी सी बात है, जिसके अंदर डिवीजन की पावर ज्यादा रहेगी, या बोल सकते हैं जो सेल डिवीजन डिवाइड करती है, डिवाइड करके दो अलग अलग सेल बनाती है, उन सेल के अंदर में सीधी सी बात है यहाँ पर क्या होंगे, न्यूक्लियर जो होंगे क्या होंगे, बड़े साइज के रहेंगे, लार्ज साइज के केंद्रक होंगे। उसके अलावा इसकी जो भित्ति रहती है ना, मतलब भित्ति का मतलब सेल वॉल, यहाँ का जो सेल वॉल, क्योंकि ये हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आउटर लेयर क्या होती है, सेल वॉल। तो सेल वॉल वाली कौन सी वाली सेल वॉल होती है, प्राथमिक वाली सेल वॉल होती है, प्राथमिक। और हम सेल वॉल जब कोशिका भित्ति पढ़े थे तो बताए थे, है ना, क्या कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक 3 प्रकार की कोशिका भित्ति, उसमें प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर वृद्धि की क्षमता होती है, ये बात किए थे। तो इसके अंदर प्राथमिक क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, और ये पतली रहती है, सेलुलोजिक होती है। क्योंकि प्लांट सेल है तो सेलुलोज से ही बनी रहती है, सेलुलोजिक होती है, पेक्टिन और प्रोटीन से भी बने रहते हैं, लेकिन सेलुलोज की मात्रा ज्यादा रहती है, और इसे प्रचुर मात्रा में और क्या भरे हुए रहते हैं, जीव द्रव्य भरे रहते हैं, किसमें, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसमें, या मेरिस्टेमेटिक जो फेज होती है उसमें, ठीक है। उसके अलावा दूसरा दीर्घीकरण है ना, यह मेरिस्टेमेटिक जोन के समीपस्थ होती है, बस अगला टिप से दूर, है ना, कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं में वैक्यूलेशन आकार और नई कोशिका भित्ति जमाव में वृद्धि की है ना। देखो क्या है, मतलब देखो अलग अलग एरिया होते हैं, जैसे मान लो ये मेरिस्टेमेटिक एरिया है, मेरिस्टेमेटिक एरिया, जैसे हम लोग रूट का डायग्राम जब पढ़े हुए रहते हैं तो ऐसे पढ़े हुए रहते हैं रूट में, है ना, कि ये वाला जो रहती है ये तो रूट कैप रहती है, यहाँ पर रूट कैप, और उसके जस्ट ऊपर वाला यहाँ पर का जो रीजन रहता है वो क्या रहता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन, है ना, मेरिस्टेमेटिक रीजन ये वाला, या बोल सकते हैं इसको क्षेत्र। जस्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर वाला रीजन यहाँ पर रहता है इलांगिनेशन रीजन, इलांगिनेशन रीजन, मतलब ये क्या है, दीर्घीकरण क्षेत्र होती है। उसके बाद में यहाँ पर मेचुरेशन रीजन होते हैं, मेचुरेशन रीजन, और यहीं से रूट हेयर निकलते हैं ना, ये स्पष्ट लिखा है एनसीईआरटी ने क्या, कि मैच्योरेशन रीजन से क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलती है, रूट हेयर। तो रूट हेयर इज डेवलप्ड फ्रॉम पूछेंगे तो मैच्योरेशन रीजन, है ना। तो ये भाई बात जानते हैं। तो देखो यहाँ की जो सेल होती है इलोंगिनेशन रीजन की, इसमें क्या होती है, जस्ट मेरिस्टेमेटिक सेल के बाद वाला जो सेल होती है इलोंगिनेशन वाली सेल होती है, और इसमें देखो वैक्यूल्स वगैरह बनने लग जाते हैं, आकार और नई कोशिका भित्ति वगैरह जमा होने लग जाती है, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल या टर्सरी सेल वॉल भी बनने लग जाते हैं, किसमें, दीर्घीकरण क्षेत्र वाली जितनी भी कोशिकाएं होती है उसमें, ठीक है। उसके अलावा तीसरा क्या है, परिपक्वता चरण, मतलब बोल सकते हैं इसको हम लोग मेचुरेशन रीजन। यह शीर्ष से दूर कोशिकाओं में होता है, बढ़ाव के चरण के लिए अधिक निकट, कोशिकाएं दीवार को मोटा करने और प्रोटोप्लाज्मिक संशोधनों के मामलों में अधिकतम आकार प्राप्त करती है। मतलब बोला जाए कि देखना, यहाँ की सेल तो बड़ी रहेगी और ये क्या करेगी, लगातार डिवीजन करेगी, तो यहाँ की सेल छोटी हो जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पर आके ऐसे छोटा सा हो जाएगा, और ये मान के चलो परमानेंट टिश्यू बना देते हैं। तो ये बन जाती है क्या, मेरिस्टेमेटिक रीजन या मैच्योरेशन रीजन में रहने वाली सेल जो रहती है। तो ये जो रहती है विकास में अलग अलग चरण होते हैं, मतलब धीरे धीरे इसके अंदर में मान के चलो डिवीजन की पावर जो रहती है ना, पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन, वो धीरे धीरे क्या हो गई रहती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो डायग्राम दिखा होगा
उसमें यहाँ पर देखना ABCD ये सब EFG करके दिखा है ना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि कौन से वाले रीजन में है और क्या क्या है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ से जहाँ ज्यादा ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है ये वाला क्षेत्र, ये वाला मेरिस्टेमेटिक रीजन है, और यहाँ पर से यहाँ तक ये पूरा इलोंगिनेशन रीजन है, इलोंगिनेशन रीजन। और उसके बाद ये वाला जहाँ पर कम वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है वो क्या है, वो है मैचुरेशन रीजन, है ना, मैचुरेशन, मैचुरेशन रीजन। जैसे हम लोग बता सकते हैं ABCD में देख के यहाँ से। ठीक है, तो ये होती है विकास के चरण या वृद्धि के चरण। इसके आगे और देखें, अगला हम लोग देखने जा रहे हैं किसके लिए, वृद्धि दर। वृद्धि दर को देखते हैं हम लोग, है ना, विकास दर या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि दर, मतलब ग्रोथ रेट है। जब हम लोग इकोलॉजी पढ़े थे तो वहां पर भी है ना पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आती है, यहाँ पर भी वैसी कहानी है कुछ, है ना। देखते हैं इसमें दो प्रकार की वृद्धि होती है, एक होती है अर्थमेटिकल होती है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं अंक गणितीय वृद्धि, और दूसरा हम लोग बोलते हैं ज्यामिति, जियोमेट्रिकल, ज्यामितीय वृद्धि होती है। दो प्रकार की वृद्धि होती है, तो देखना कैसे। तो एक जो अर्थमेटिकल ग्रोथ होती है, अंक गणितीय वृद्धि, उसमें क्या होती है कि एक सेल क्या करती है, कंटिन्यू डिवाइड करती है, कंटिन्यूअसली क्या करती है, डिवाइड। और दूसरा सेल क्या करती है, दूसरा सेल, एक सेल कंटिन्यू डिवाइड करेगी, दूसरा सेल क्या हो जाती है, परमानेंट होते जाती है, परमानेंट होते जाती है। मतलब बताओ इस टाइप की जब वृद्धि होता होगा तो क्या वृद्धि फास्ट होता होगा कि स्लो होता होगा, तो इसमें स्लो टाइप ऑफ वृद्धि होती है, स्लो वृद्धि, स्लो ग्रोथ, वृद्धि क्या हो जाती है, स्लो। क्यों, क्योंकि भाई देखो दोनों के दोनों सेल जो रहेंगे वो डिवाइड करेंगे तभी तो जाके कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यू डिवाइड करेंगे तभी तो जाके तेजी से वृद्धि होगा। अब एक जो है डिवाइड कर रहा है, दूसरा वाला क्या होते जा रहा है, परमानेंट होते जा रहा है। तो यहाँ पर जो डार्क ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं वो लोग परमानेंट होते जा रहे हैं, इधर तो लोग वृद्धि कर रहे हैं मतलब। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली चीजें हैं। इसमें देखना एक सेल जो डिवाइड कर रही है, एक सेल से कितने सेल बन रहे हैं, एक सेल डिवाइड करती है तो दो सेल बनते हैं, दो से कितने बनते हैं, चार, चार से कितने बनते हैं, आठ, है ना। और आठ के आठ डिवाइड करेंगे कितने बनाएंगे, 16, 16 से कितने बनेंगे, 32, 32 से कितने बनेंगे, 64। तो बताओ इसमें बहुत तेजी से डिवीजन होगा। तो बताओ इसमें इसमें सभी के सभी सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, और इसकी वजह से इसकी जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, फास्ट ग्रोथ होते हैं इसमें। तो बोलोगे ये थर्ड वाला क्या है, तो ये दोनों तो जान गए हम लोग, ये थर्ड वाला क्या चीज है, C नंबर। तो भाई जब जाइगोट में वृद्धि होती है ना, जाइगोट जब ग्रोथ करती है, जाइगोट में एक ही सेल रहते हैं, एक सेल देखो डिवाइड होती है तो हम जानते हैं इसको क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज। तो देखना जब क्लीवेज होती है तो एक सेल से दो सेल बनती है, दो सेल से बनती है, यहाँ पर भी चार सेल, चार से आठ सेल बनते हैं। तो यहाँ से मोरूला वाला स्टेज आ जाती है ना, 8 सेल से फिर 16 सेल बनती है। तो ये सब सेल बनते जाते हैं, और एक टाइम के बाद में पहले जाइगोट में ना क्या होता है, जियोमेट्रिकल ग्रोथ होती है, ये बात याद रखना, पहले जाइगोट में जियोमेट्रिकल ग्रोथ होता है। और कुछ समय के बाद में, जैसे 1 महीने के बाद में, जब क्या करने लग जाते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस होना रहता है ना, तो कुछ सेल जो रहते हैं परमानेंट होने लग जाते हैं। भाई डिवीजन थोड़ी ना करते रहेंगे, सही बात है कि नहीं है बताओ। 9 महीने के अंदर में, जैसे ह्यूमंस में बात करते हैं, 9 मंथ के अंदर में क्या करना है, पूरी तरीके से क्या करना है, उसको ग्रोथ कराना है, पूरी तरीके से बनाना है बच्चे को, ऑर्गेनाइजेनेसिस करके। तो कुछ सेल जो परमानेंट नहीं होंगे तो डिवीजन करते ही रहेंगे, डिवीजन करते ही रहेंगे, तो फिर वो बच्चा ना बनकर बहुत सारे ऐसे खदान उत्पन्न हो जाएगा उसमें से, है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या होती है कि कुछ सेल कैपेबल ही रहती है, लेकिन कुछ सेल डिवीजन की पावर को लॉस्ट कर देती है। ये बात बताया यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में होती है, और है ना, एम्ब्रियो बनती है। तो पढ़े भी होंगे कि हार्ट सेल जो रहती है कभी डिवाइड नहीं करती, ऐसे जानते हैं ना, हृदय की कोशिका विभाजन नहीं करती। तो भाई ऐसे जब बनती है 1 महीने के अंदर एम्ब्रियोनिक हार्ट बन जाता है, और उसके बाद उसमें डिवीजन की पावर लॉस्ट हो जाती है, सीधी सी बात है। जबकि दूसरे हमारे सेल जो रहते हैं ना उसमें डिवीजन की पावर रहती है, कुछ सेल और रहते हैं जिसमें डिवीजन की पावर लॉस्ट हो जाती है, जैसे कि नर्व सेल। नर्व सेल में भी डिवीजन की पावर रहती है, लेकिन 4 से 5 साल होने के बाद में पूरे नर्व जो है बन जाते हैं, उसके बाद डिवीजन की पावर लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बोला जाए तभी तो रिप्लेस नहीं कर सकते, तभी पागलपन का कोई इलाज नहीं है। समझ आया कि नहीं आया, एक बार में है ना, पागल है उसको पागल ही रहने देना है, मतलब बदलना नहीं है उसकी कहानी को, नहीं बदल सकते हम लोग, क्योंकि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है मस्तिष्क के अंदर में, है ना, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको
मतलब ट्रीट किया जा सकता है ना, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कम्प्लीटली ठीक नहीं हो सकता, वरना तो रिप्लेस कर देते। जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, वैसे ही ब्रेन ट्रांसप्लांट हो सकता था, लेकिन नहीं हो सकता है ना यहाँ पर। तो ये बात याद रखना है हमें कि जो जाइगोट वाला जब भी बात आएगा, इसमें अर्थमेटिकल ग्रोथ होती है कि जियोमेट्रिकल ग्रोथ होती है कि दोनों होती, पूछेगा ना। इन केस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब भ्रूणी परिवर्धन के समय, तो क्या बताना है, दोनों होती है। पहले जियोमेट्रिकल ग्रोथ होती है, ऐसे देखो पूरे जियोमेट्रिकल ग्रोथ हो रही है, मतलब सभी सेल डिवाइड करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो व्हाइट व्हाइट के टाइप का दिख रहा है ना, वो सेल डिवाइड नहीं करते, परमानेंट बन चुके हैं वो। तो तीनों को डायग्राम को बता दिया, अब थ्योरी दी है उसको पढ़ते हैं हम लोग। यह प्रति यूनिट समय में बढ़ी हुई वृद्धि है, विकास दर अंक गणती या ज्यामिति हो सकती है ना। अंक गणती वृद्धि को हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, अंक गणती वृद्धि। इसमें देख रहा है, इसमें माइटोटिक का अनुसरण करना पड़ता है, मतलब माइटोसिस से होती है ना, हम जानते भी हैं, एक सेल दो सेल बनाती है, एक सेल दो सेल बनाती है, माइटोटिक डिवीजन में वही होता है ना, एक सेल दो सेल बनाती है और उसके बाद में विभाजन होते हैं, उसका विभाजन केवल एक पुत्री कोशिका बनाती है जो विभाजित करती है, जबकि दूसरी परिपक्व हो जाती है। देखो देखो क्या होता है एक्चुअल में, बनते दो ही हैं। माइटोसिस हम पढ़े थे 2 की पावर n वाले, यानी 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1 मतलब 2, और उसके बाद में 2 की पावर 2 मतलब कितने 4, 2 की पावर 3 मतलब कितने 8। बन तो रही है ना, लेकिन उसमें से एक पुत्री कोशिका जो रहेगी ना, वही क्या करेगी, डिवाइड करेगी, और दूसरे वाले लोग क्या होते जाएंगे, परमानेंट होते जाएंगे। तो ये कहानी होती है किसकी, तो माइटोसिस प्रोसेस ही है ये। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक से दो तो बन रहे हैं, लेकिन दोनों क्या नहीं करती, विभाजन नहीं करती, एक परमानेंट हो जाती है, दूसरा फिर से विभाजन करती है, तो एक एक करके विभाजित होते रहती है ना। देखना, विभाजन करती है जबकि दूसरा परिपक्व हो जाता है। पौधे की लंबाई के समय के साथ में ग्राफ बनाने पर एक रैखिक वक्र प्राप्त होता है। इसको याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब हम प्लांट में ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, प्लांट ग्रोथ के बारे में, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हाइट ऑफ द प्लांट देखते हैं, प्लांट की हाइट को समय के साथ साथ देखते हैं, तो रैखिक लीनियर ग्राफ मिलता है। ठीक है, लीनियर ग्राफ का मतलब रेखी ग्राफ, सीधा एक ही क्रम में, मतलब समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी वृद्धि, प्लांट की वृद्धि होते रहेगी। अब ये मत बोलना कि प्लांट की वृद्धि जो है इधर लेटरल हो रही कि क्या हो रही, वो मैटर नहीं करता, प्लांट ग्रोथ होते ही है, मतलब प्लांट की हाइट बढ़ेगी। जैसे कोई सीधा वाला प्लांट को लेंगे, जैसे नीलगिरी को ले ले, सीधा जाता है वो, है ना, तो सीधा जा रहा है, समय के साथ साथ ही जाता रहता है, सीधा सीधा जाता है वो। तो समय और हम हाइट ऑफ दी प्लांट दोनों की जब बात करेंगे, तो देखो ना, यहाँ पर प्रारंभिक वृद्धि जो है, स्टार्टिंग में जितने भी लोग प्लांट लेते हैं वो ना जीरो नहीं है, जीरो से ऊपर है। देखो कोई भी ग्राफ जो है ना, यहाँ से चालू होता है ना, यहाँ से, तो T0 रहता है, T0। लेकिन देखो इसकी वृद्धि ग्रोथ जो है ना, यहाँ से होना शुरू हुआ है, मतलब सीड जर्मिनेशन के टाइम में, सीड जब जर्मिनेट होते हैं तो उस टाइम में जो ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ होती है इसके अंदर स्टोरेज मटेरियल की वजह से। स्टोरेज मटेरियल मतलब बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई भी पदार्थ यदि स्टोरेज है ना, तो वही क्या होगी, खपत होगी, और उसकी वजह से स्टोरेज है ना, उधर क्या होंगे, ग्रोथ होंगे, और इधर की ओर निकलेगी। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद में ये लगातार आगे की ओर ग्रोथ करते रहते हैं, नीचे की ओर ग्रोथ करते रहता है। तो यहाँ पर ग्रोथ जो होती है ना, वृद्धि है ना, कैसे होती है, तो वृद्धि में बात करें हम लोग, तो तना जो रहती है ना, तना एंटी ग्रेविटी ग्रोथ करती है, एंटी ग्रेविटी, ये बात भी हमें जानना है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। जबकि जबकि रूट यानी कि क्या, मूल या जड़, तो जड़ क्या करती है, अलाउंग दी ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अलाउंग चलती है, ग्रेविटी के अलाउंग। ठीक है, तो दोनों में वृद्धि जो होती है, तना और चाहे जड़ में, टाइम के साथ हम बात करेंगे क्या कैसे मिलती है, रेखी वाला प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात हमें जानना है ना। तभी तो जितने भी अर्थमेटिकल टाइप, जितने भी अर्थमेटिकल टाइप से जितने भी सेल डिवीजन करते हैं अर्थमेटिकल टाइप में, वो सभी ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तभी तो देखना, एक बनते जाएगी एक डिवीजन करेगी, एक बनते जाएगी एक डिवीजन करेगी, तो लीनियर ग्राफ ही तो प्राप्त होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और देखते हैं इसमें, इसके लिए फार्मूला वगैरह के बारे में बात करते हैं, है ना। इधर देखें, ये प्रति यूनिट समय में, वही बात है, गणितीय रूप से यह है ना देखा जाए, प्रति यूनिट समय में बढ़ी हुई वृद्धि, विकास दर अंकगणितीय ज्यामिति हो सकती है। अंकगणितीय वृद्धि में देखें कि गणितीय रूप से यह के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब इसके रूप में एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी समय टी पर लंबाई है, एल नॉट समय शून्य पर लंबाई, और आर क्या है, विकास दर, या बोल सकते वृद्धि दर है या बढ़ाव प्रति इकाई समय, है ना। टी क्या होती है, प्रति इकाई समय बताती है टी, है ना। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ से, ये हाइट ऑफ द प्लांट है, इधर की ओर में क्या है टी, ये वाला जो है एल टी नो एल नॉट है ये,
एल नॉट समय पर, और ये वाले जो है एल टी है। समय जो है ना, ये तो टाइम जो है लगातार जो है बढ़ते जाएगी, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, होते जाएगा, ये हाइट भी बढ़ते जाएगा। तो दोनों के बीच में ग्राफ है, तो इसका ये याद रखना है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह दे सकते हैं कि ये इतना है, ये इतना है, तो कितना वृद्धि होगा एक समय के बाद में, ये सब चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, एक प्लांट की जो लंबाई है उसका हाइट वगैरह पूछ सकते हैं, लंबाई के पूछ सकते हैं इसी से। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे बना देंगे, तो क्वेश्चन को ऐसे बना देंगे कि एक प्लांट है, उसका एल नॉट समय पर हाइट इतना है बोलेंगे, और एक एल टी समय पर हाइट इतना है, वृद्धि दर उसकी इतनी है, तो कितना समय लगेगा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका इसका वैल्यू दे दिए और इसका भी दे दिए, उसका पूछेंगे, या तो इन दोनों का दे देंगे, इसको पूछेंगे या तो इसको पूछेंगे। तो हमें फार्मूला याद रहना चाहिए। तो एक प्लांट अंक गणितीय रूप से वृद्धि कर रहा है और उसमें इतने समय में ये चीजें हैं, उसमें ऐसा करके देगा। तो अंक गणितीय यदि बोल देगा ना, अर्थमेटिकल वाला, तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए उस केस में, तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो फिर हमारे से बनेगा नहीं, है ना। तो इसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, अगला है दूसरा ज्यामितीय विकास। तो यहाँ दोनों पुत्री कोशिकाएं मैटोटिक कोशिका विभाजन जारी रखती है। मतलब देख लो, देखना इसमें भी मैटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन होते हैं, लेकिन इसके अंदर में है ना डिफरेंस क्या है, इसमें दो जो भी बनेंगे ना, जैसे यहाँ से बनेंगे दो सेल, तो दोनों सेल के अंदर में डिवीजन की पावर रहेगी, है ना। मतलब दोनों सेल क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर वही बात है ना, एक से दो बनती है तो वो वही बनाते जाएगी, ज्यादा से ज्यादा बनाते जाएगी। देखो, एक से दो बने, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे बनते जाएगी। और न दोनों सभी इससे कौन से प्रकार के डिविजन कर रही है, माइटोटिक। क्योंकि हम जानते हैं मियोसिस तभी होता है जब गेमेट बनाना रहता है। गेमेट बन रही है, यहाँ पर गेमेट नहीं बन रही है, माइटोसिस डिवीजन ही हो रहे हैं, है ना। माइटोसिस डिवीजन में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहती है और अपने पेरेंट सेल के जैसे ही सेल नए बनाती है। लेकिन इसके अंदर एक खास बात है कि जियोमेट्रिकल टाइप ऑफ ग्रोथ जब भी होंगे, तो उसमें दोनों सेल के पास में ग्रोथ की क्षमता होगी। तो डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अधिकांश प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि धीमी अंतराल चरण होती है, फिर ये तेजी से बढ़ती, सीधी सी बात है ना। कोई भी रहेंगे पहले लैग फेज में रहती है, लैग मतलब धीरे धीरे ग्रोथ होती है, कोई भी चीज का, प्लांट का हो चाहे एनिमल का, किसी का भी बात करें हम लोग, चाहे वो टाइम के साथ हम लोग साइज या वेट ऑफ दी ऑर्गन्स या कोई भी चीज को बात करेंगे, तो पहले क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिलरेशन फेज आती है, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव होते 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 यहाँ से निगेटिव एक्सिलरेशन होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल वाला आता है वो लॉग फेज में आती है, लॉग फेज, या इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज। और इसके बाद में स्टेशनरी फेज आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब इस टाइप की वृद्धि होगी, तो कौन सी वाली वृद्धि होगी, तो सिग्मॉइड कर्व बनेंगे। फिर यहाँ से सिग्मॉइड कर्व, या इसको बोलते हैं एस शेप्ड, एस शेप्ड ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो कौन से वाले में बनती है, ज्यामिति वाले वृद्धि या ज्यामिति विकास में। तो देखिए लॉग या घातांक, है ना, घातांकी चरण, घातांकी का मतलब एक्सपोनेंशियल फेज। यदि पोषक तत्वों की आपूर्ति सीमित है तो विकास धीमा हो जाता है। हम जानते हैं, हम वहां पर पढ़े पॉपुलेशन ग्रोथ वाली कर्व में जब हम पढ़े थे, है ना, तो यहाँ पर क्या किए थे, ऐसे एक जे शेप्ड कर्व भी बनाए थे। तो जे शेप्ड कर्व में है ना क्या नहीं था, पोषण क्षमता या लिमिटेशन नहीं थी। जबकि इसमें क्या था, लिमिटेशन रहता है। लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर खाना जो रहेगा ना लिमिट में मिलता है। ठीक है, वहां पर भी हम लोग पढ़े थे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में। तो देखना, यदि पोषक तत्वों की आपूर्ति सीमित है तो विकास धीमा होगा। विकास धीमा मतलब पहले शुरुआत में धीरे धीरे होगा, फिर उसके बाद में थोड़ा बढ़ेगा, फिर उसके बाद में स्टेशनरी फेज आएगा। स्थिर चरण की ओर अग्रणी के पैरामीटर के प्लांटिंग और समय के विरुद्ध जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो सिग्मॉइड कर्व प्राप्त होती है। तो बात करें ज्यामिति वाले में, जब भी बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं ना इसी को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ग्रोथ मॉडल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, ज्यामिति वाले को तो देखना इसमें क्या होती है, इसका भी फार्मूला वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो समय के विरुद्ध, है ना, मतलब समय के विरुद्ध वृद्धि के पैरामीटर को प्लॉट करने पर हमें एक विशिष्ट सिग्मॉइड ग्राफ प्राप्त होता है। मतलब साइज या वेट ऑफ दी ऑर्गन देखेंगे, इधर टाइम देखेंगे, तो दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो सिग्मॉइड टाइप का मिलेगा। एक सिग्मॉइड वक्र एक प्राकृतिक वातावरण में बढ़ने के लिए जीवित जीव की एक विशेषता है। यह एक पौधों की सभी कोशिकाओं, उत्कों और अंगों के लिए विशिष्ट है। सीधी सी बात है, क्योंकि हम लोग अभी प्लांट के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के लिए जब हम पढ़ते हैं तो प्लांट में देखते हैं कि सभी सेल, ऊतक या अंग जो होती है उसमें जो वृद्धि होती है वो ज्यामिति, है ना, जियोमेट्रिकल ग्रोथ के साथ में होती है। और कैसे होती है, कैसे मिलती है हमें, कौन सा कर्व मिलती है, तो सिग्मॉइड कर्व मिलती है। ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, घातांकीय रूप से या बोल सकते हैं जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं,
तो डब्ल्यू टी है ना, या W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी, है ना, W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई की पावर आर टी। जब भी पावर वाले जब भी हम पढ़ते हैं तो एक्सपोनेंशियल वाले का रहता है ना, तो उसको हमें जानते हैं W1 अंतिम आकार है, वजन, ऊंचाई या संख्या, तीनों में बात करते हैं। आकार का मतलब इसमें कोई भी चीज हो सकती है, जैसे वजन बढ़ सकता है, ऊंचाई में भी वृद्धि हो सकती है, संख्या में वृद्धि हो सकती है, वो अंतिम आकार वाला है। और शुरू में जब रहेगी अवधि की शुरुआत में प्रारंभिक आकार उसका कैसे रहेगा वो जानना है हमें। आर क्या होती है, विकास दर या वृद्धि दर होती है ना, जहाँ आर सापेक्ष विकास दर को बताता है यहाँ पर, या सापेक्ष विकास दर को बता रहा है कौन, आर। टी विकास का समय है, मतलब वृद्धि का समय को बताता है। ई जानते हैं है ना, प्राकृतिक लघु गणक का आधार होती है ई, बेस 10 बेस लॉग का 10 वाला होता है कौन, ई। तो कुल मिलाकर हम बोले कि जब भी पावर वाली जब आती है ना तो उन लोग क्या होते हैं, जियोमेट्रिकल या बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ ग्रोथ होती है, इसको हम लोग वहां पर भी हम लोग पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी वाला पढ़ते हैं, डी एन बाई डी टी वाला फॉर्मूला पढ़े रहते हैं हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में, जहां पर इकोलॉजी पढ़ते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला दिखाई दे रहा है, तो सिग्माइड वाला कर्व दिखाई दे रहा है, तो एक्सपोनेंशियल वाले में या बोल सकते हैं जियोमेट्रिकल में सिग्माइड कर्व बनती है, जबकि उसमें लीनियर बनती है, ठीक है। अगला है विकास दर में बात करें हम लोग, इसमें पत्ती से दो पत्ती से तुलना करते हैं हम लोग कैसे, तो यहाँ आर सापेक्ष वृद्धि दर है, जहाँ नए संयंत्र सामग्री दक्षता सूचकांक का उत्पादन करने के लिए पौधे की क्षमता का माप भी है, इसलिए अंतिम आकार W1 प्रारंभिक आकार W0 पर निर्भर करता है। विकास के लिए बीच मात्रात्मक तुलना भी दो तरीकों से की जा सकती है, एक पूर्ण विकास दर प्रति इकाई समय कुल वृद्धि की मापन और तुलना, दूसरा सापेक्ष वृद्धि दर दी गई प्रणाली की वृद्धि का मापन प्रति इकाई समय एक सामान्य आधार पर व्यक्त किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रति इकाई प्रारंभिक पैरामीटर। देखो क्या है, इतना सारा हिंदी में लिखा है, क्या बोलना चाहते हैं पता ही नहीं, है ना। तो देखते हैं यहाँ से दो पत्तियों में, इसीलिए डायग्राम देके समझाते हैं कि क्या बात बोला है। इस डायग्राम को देखें हम लोग, पत्ती ए है और पत्ती क्या है, बी, ठीक है। ये पत्ती का नाम ए है और इस पत्ती का नाम बी है। ये पत्ती जो है ना, अपनी वृद्धि करती, मतलब सरफेस एरिया को बढ़ाती है, ये अरे भी सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। तो देखो ना, दोनों में वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि की बात करते हैं हम लोग, तो डब्ल्यू नॉट प्रारंभिक वृद्धि कितनी थी इसमें, 521 है वृद्धि, किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, ए में, ठीक है। ए में वृद्धि की बात करते हैं, ए की वृद्धि है ये, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और डब्ल्यू टी इज इक्वल टू, या डब्ल्यू है ना कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर हो गए, 10 सेंटीमीटर हो गए। बी की वृद्धि की बात करें तो बी की वृद्धि कितनी है यहाँ पर, तो डब्ल्यू नॉट कितना है यहाँ पर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर भी, और यहाँ पर कितना है W1, या बोल सकते हैं डब्ल्यू टी इज इक्वल टू कितने, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें इसमें कितना वृद्धि हुआ है, 5 से 10 हो गया ये, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुआ है, और इसमें भी कितना हुआ है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ही वृद्धि हुआ है। तो बताओ दोनों में वृद्धि हुआ है, सेम हुआ है, लेकिन जब हम लोग सापेक्ष वृद्धि मतलब तुलना करेंगे दोनों में, तो हम वृद्धि दर जब निकालेंगे तो देखना कैसे निकालते हैं हम लोग वृद्धि दर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अंतिम माइनस प्रारंभिक, प्रारंभिक डिवाइडेड बाय प्रारंभिक करते हैं, प्रारंभिक, तो हमें क्या निकल जाती है, तो यहाँ से वृद्धि दर निकालते हैं, सापेक्ष वृद्धि दर निकाल रहे हैं, सापेक्ष वृद्धि, सापेक्ष मतलब रिलेटिविटी, रिलेटिव करके निकाल रहे हैं दोनों को, सापेक्ष वृद्धि दर, जबकि निरपेक्ष वृद्धि दर दोनों की क्या है, समान है। ये दोनों, ये कौन सी वृद्धि दर को बता रही है, निरपेक्ष, निरपेक्ष वृद्धि दर, निरपेक्ष वृद्धि दर क्या है, समान है। समान का मतलब दोनों में 5 सेंटीमीटर की क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, लेकिन सापेक्ष वृद्धि दर निकालेंगे तो देखना अंतिम इसका कितना है, ए वाली पत्ती के लिए ए के निकाल रहे हैं हम लोग, ए के लिए कितनी है ये, तो ये कितनी है 10, अंतिम कितनी है 10, प्रारंभिक कितनी है 5 डिवाइडेड बाय कितनी 5, इंटू क्या करेंगे 100, इंटू क्या करना है 100 करना है 100%। तो देखना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 100% आती है यहाँ पर। इसमें देखना बी के लिए सापेक्ष वृद्धि, बी के लिए अंतिम कितना है इसका, अंतिम कितना है 55 माइनस कितना, प्रारंभिक कितना था 50 डिवाइडेड बाई 50, तो कितना आ जाएगा 55 माइनस 50 इज इक्वल टू 5, इधर क्या है 100%, तो इधर क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 50 टू 100%, तो कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, है ना 10 हो जाएगी, तो इससे हम लोग काटेंगे 10%, तो देखा जाएगा तो यहाँ पर 10% ही क्या हुआ है ग्रोथ। मतलब हम जब सापेक्ष वृद्धि दर या रिलेटिव वाला बात करेंगे हम लोग, डायग्रामेटिकली कंपैरिजन ऑफ द एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव ग्रोथ रेट्स बोथ द
leaves A and B have increased their area by 5 centimeter square in a given time to produce A1 and B1 leaves. एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण, एब्सोल्युटली बोलते हैं ना, एब्सोल्युटली बोलते हैं, एब्सोल्यूट का मतलब सचमुच या सचमुच वृद्धि हुआ है इन दोनों में कितना 5-5 ही वृद्धि हुआ है। लेकिन जब हम रिलेटिवली बात करेंगे, रिलेटिवली तो ये तो इसका साइज तो बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा मतलब दुगना हो गया है सीधा सीधा, तो तभी तो इसमें 100% ग्रोथ हुआ है, जबकि इसमें कितना हुआ है 10% ही हुआ है। तो इसका हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव ग्रोथ बोलते हैं, है ना। तो ये प्रति इकाई समय के साथ में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देंगे या ये कैसा टाइप का है करके बोलेंगे, ऐसे बता देना कि एब्सोल्यूट ग्रोथ हुआ है दोनों में सेम, मतलब निरपेक्ष वृद्धि दर हुआ है दोनों में समान, जबकि सापेक्ष वृद्धि दर हुआ है कितना, इसमें 100% हुआ है, इसमें 10% ही हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं, इसका आगे और देखो। अब देखो ग्रोथ के लिए, है ना, अब ग्रोथ तो हम लोग बोल रहे हैं इतना टाइम से, यानी ग्रोथ ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन ग्रोथ होने के लिए भाई बहुत सारे एलिमेंट्स या तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम प्लांट में ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत सारे चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, अब मान लो सब चीज मिल रहा है उसको, अच्छे से सनलाइट मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है ना, हर चीज है उसके पास में, लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी पावर नहीं है, मतलब जो उत्पादन क्षमता होना चाहिए सॉइल मिट्टी में वो नहीं है, तब क्या प्लांट नेचुरल ग्रोथ जो करना चाहिए वो करेगा? नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें हर बहुत सारी चीजों की जरूरत चाहिए रहता है। तो कंडीशन फॉर ग्रोथ में देखें तो सबसे ज्यादा चीज क्या अच्छा है, मतलब सबसे ज्यादा नेसेसरी चीज क्या होती है, वाटर, पानी, दूसरा ऑक्सीजन भी रहना चाहिए, तीसरा न्यूट्रिएंट पोषण भी मिलना चाहिए, टेम्परेचर भी उसको मिलना चाहिए, लाइट मिलना चाहिए उसको। ठीक है, और ग्रेविटी, ग्रेविटी में कैसे ग्रेविटी, तो भाई ग्रेविटी किसके लिए चाहिए, ग्रेविटी खींचता है नीचे की ओर में, खींचता है किसको, रूट को, तो रूट का इलोंगेशन ग्रेविटी या गुरुत्व की वजह से होती है, तो इसको भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, विकास के कुछ चरणों को ही प्रभावित करते हैं ना ग्रेविटी जो रहती है, तो देखें इधर से, जल कोशिका वृद्धि के लिए कोशिकाओं की टर्जिडिटी विस्तार वृद्धि में वृद्धि करती है, जल विकास के लिए आवश्यक एंजाइमी गतिविधियों के माध्यम प्रदान करती है। मतलब देखा जाए कि जल जो है ना, यहाँ पर टर्जिड, टर्जिड का मतलब, टर्जिडिटी का मतलब होता है सेल के अंदर में वाटर के जो बैलेंस होती है ना, वाटर उसको बढ़ा देती है। ये सेल है तो सेल के अंदर में वाटर को बढ़ाएगी तो टर्जिड हो जाती है सेल, मतलब विस्तारित होता है, उसकी वजह से ग्रोथ होती है, सीधी सी बात है। और हम जानते भी हैं कि प्लाज्मेटिक ग्रोथ जो होती है, वाटर वगैरह कंटेंट जो रहती है ज्यादा हो जाती है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है, तो उसके लिए जल जरूरी है। दूसरा, उसके अलावा कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी वगैरह के लिए भी, है ना, जल जरूरी होता है। दूसरा देखें, ऑक्सीजन या विकास के लिए, वृद्धि के लिए चयापचय ऊर्जा जारी करने में मदद करते हैं। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की जरूरत क्या होगी, जब हम लोग तोड़ेंगे C6H12O6 को, किसके प्रेजेंस में तोड़ेंगे, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तभी तो एटीपी देगा, और एटीपी देगा तभी तो क्या होगा, ग्रोथ होगा, क्योंकि है ना, इसके लिए ग्रोथ होने के लिए एटीपी होना जरूरी है, और इसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। ठीक है, तीसरा, पोषक तत्व, प्रोटोप्लाज्म के संश्लेषण के लिए मैक्रो और सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। पहले हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ते थे, उसमें कौन से एलिमेंट किसके लिए जरूरी है, क्या चीजों के लिए, किसी कमी से क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते थे। अभी सिर्फ ये जानना है कि पोषक तत्व प्रोटोप्लाज्म के संश्लेषण के लिए, मतलब कुछ ऐसे तत्व या कुछ ऐसे पदार्थ या मटेरियल स्त्रवित करती है सेल, उसके लिए कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, वैसे भी, है ना, बहुत सारे, जैसे उस दिन बताया था फोटोसिंथेसिस में कि वाटर के स्प्लिटिंग के लिए मैग्नीज और क्लोरीन की जरूरत पड़ती है, बताया। तो देखो जब तक वो एलिमेंट नहीं रहेंगे तब तक वैसा होगा क्या, तो ऐसा नहीं होती, इसीलिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी चीजों के लिए उसमें दो कैटेगरी होती है, एक मैक्रो होती है और एक होती है सूक्ष्म, मतलब माइक्रो। मैक्रो का मतलब जिसको ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है, और माइक्रो का मतलब जो कम मात्रा में जरूरत पड़ती है वो होती है। ठीक है, उसके अलावा चौथा देखें, तापमान, पौधों का इष्टतम या अधिकतम तापमान होता है जिस पर वो वृद्धि अधिकतम होती है, इस सीमा से विचलन इसके अस्तित्व के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सीधी सी बात है, एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, उससे कम होगा तो भी काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा होगा तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एंजाइमेटिक क्रियाएं जो होती है वो तापमान पर निर्भर करती है, इसलिए तापमान का होना भी जरूरी है वृद्धि के लिए। ठीक है, उसके अलावा पांचवा, प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण विकास के कुछ चरणों या है ना स्टेप्स को प्रभावित करते हैं, विकास के कुछ चरणों मतलब वृद्धि के कुछ कुछ स्टेप को ही प्रकाश क्या करता है, प्रभावित करता है, और गुरुत्वाकर्षण बहुत नेग्लिजिबल प्रभावित करता है। ठीक है, तो विकास के लिए आवश्यक तत्व जितने भी है उसको बता दिया मैंने, है ना, तो ये सब चीज हमें जानना है, इसको बस याद रखोगे तो भी चल जाएगा, इसमें कोई ज्यादा चीज जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोगों का, है ना, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के शब्द है और लोग भूल जाते हैं इसी को क्या क्या चीजें हैं। कि ये सब चीज इसमें क्या होती है, विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन, मतलब डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड री डिफ्रेंसिएशन वाली बात है यहाँ पर। तो देखते हैं, इन सब के एग्जाम्पल भी जानेंगे। यहीं पर देखते हैं हम लोग की क्या चीजें हैं ये विभेदन, है ना, विभेदन और पुनर्विभेदन वाली। तो ये है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन मतलब होता है विभेदन, डिफ्रेंसिएशन है। दूसरा क्या है, डी डिफ्रेंसिएशन। डी बस लगा दिया यहाँ पर, डी डिफ्रेंसिएशन। उसके बाद अगला क्या है, री लगा दिया, री डिफ्रेंसिएशन। ठीक है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट हो जाना, मतलब अलग होना दूसरे से, है ना, चेंज रहा होता है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब चेंजेस, डिफ्रेंसिएशन का सीधा सा मीनिंग है चेंजेस। ठीक है। डिफ्रेंसिएशन में देखें, अब ये कोई सेल है, तो ये मान लो क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल। ये कौन सी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल में पहले अभी क्या है इसके पास में, पावर ऑफ डिवीजन। पावर ऑफ डिवीजन मतलब विभाजन की क्षमता है इसमें, विभाजित होती है, ये दो भाग में विभाजित हो जाती है ना। जैसे मान लो इसमें विभाजन की क्षमता है, विभाजन की क्षमता है, अभी विभाजन की क्षमता है इसके पास में, लेकिन विभाजन की क्षमता हमेशा बनी नहीं रहेगी। इस सेल को, इस मेरिस्टेमेटिक सेल को परमानेंट सेल में बदलना पड़ेगा। तो देखना, हम जानते भी हैं, जैसे मान लो ये मेरिस्टेमेटिक सेल अर्थमेटिकल ग्रोथ में डिवाइड हो रही है, तो एक जो होगी परमानेंट बनाएगी, दूसरा क्या होगा, उसमें डिवीजन की पावर होती रहेगी। तो देखो ये वाली क्या हो गई, है ना, यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाली हो गई क्या, ये परमानेंट सेल हो गई, परमानेंट सेल। जबकि यहाँ पर क्या है, ये अभी तक क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। एक परमानेंट सेल बन गई, तो दूसरा क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन होगा, तो बताओ ये फिर से डिवाइड होगी, तो ये दो सेल बनाएगी, फिर से दो सेल बना दी। तो दो सेल में से फिर से एक सेल क्या हो गया, ये परमानेंट सेल बन गया, दूसरा वाला क्या बना, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल बन गया, फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल। फिर से क्या होगा इसमें, तो पावर ऑफ डिवीजन है मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर में, तो इसमें क्या होगी, फिर से दो सेल बनाएगी, तो उसमें से एक सेल क्या होंगे, परमानेंट सेल होंगे, जबकि दूसरा वाला क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल हो जाएगा। तो जितने भी परमानेंट सेल रहते हैं, परमानेंट सेल एक, परमानेंट सेल दो, परमानेंट सेल थ्री, 1 2 3, ये सभी सेल पहले क्या थे, इसकी प्रवृत्ति अलग थी, मतलब मेरिस्टेमेटिक पावर ऑफ डिवीजन था इसमें, लेकिन अब इसमें पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट हो गई, पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट, विभाजन की क्षमता खत्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होगी, विभाजन की क्षमता खत्म। विभाजन की क्षमता खत्म हुई है ना, मतलब ये ना क्या करता है, लेकिन समय आने पर विभाजन की क्षमता को पुनः याद कर सकती है। अभी तो देखो, ये ऐसा है कि टेम्परेरी क्या करती है, लॉस्ट किए हुए रहती है, टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से अपने विभाजन की क्षमता को क्या कर दिए रहती है, लॉस कर दिए रहती है ना। अब लॉस कर देगी तब, तो लॉस जब होता है, देखो ऐसे डिफ्रेंशिएट होता है, देखो ऐसे डिफ्रेंशिएशन हुआ और ये बना, तो ये जो बनती है ना, ये डिफ्रेंशिएशन है ना। यहाँ से हम लोग देखेंगे, इस वाले को मिटाते हैं, ये डिफ्रेंशिएशन ही है, ये डिफ्रेंशिएट होके ऐसे बने। ठीक है, डिफ्रेंशिएट होके ऐसे बने। अब देखना, ये पहले क्या थे, डिफरेंट, ये वाला मेरिस्टेमेटिक सेल जैसा इसका पेरेंट सेल था, ये वाला पेरेंट सेल, इसी पेरेंट के सेल के जैसा गुण इसका है, इस वाले का है ना, इस सभी का, इसका पहले, दूसरा और तीसरा इसका। लेकिन इस रेड वालों का क्या हुआ, इनके अंदर में चेंजेस है, तो ये लोग परमानेंट सेल बन गए, तो यहाँ पर हुआ डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अब क्या हुआ, तो डिफ्रेंशिएट हो गया, पावर ऑफ डिवीजन को लॉस्ट कर दिए। अब क्या, अब मान लो, है ना, इसको कहीं क्षति पहुंच गया, है ना, मान लो ये क्या हो गया, ऐसे टूट गया, यहाँ से टूटा, इधर से टूट गया। टूटने के बाद में अब वापस इसको रीजनरेट करना है, तो क्या हो गया, ये परमानेंट सेल में तो बदल गए थे, लेकिन परमानेंट सेल फिर से किस में बदल जाएंगे, परमानेंट सेल बदलेगा किसमें, तो ये बदल जाएगा फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में। तो यहाँ से फिर से कौन सी सेल बन जाएगी, मेरिस्टेमेटिक सेल, फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल में बदल गई। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डी डिफ्रेंसिएशन। मतलब ये है कि डिफ्रेंशिएट होके परमानेंट सेल में बदल गई थी, वापिस से वो कौन से सेल बन गए, मेरिस्टेमेटिक सेल बन गए सभी लोग।
1 है ना, क्योंकि सभी में क्या हुआ है मेरिस्टेमेटिक सेल। दूसरा और तीसरा क्या है, तीसरा नंबर भी क्या है मेरिस्टेमेटिक सेल है। तो तीनों में क्या हुआ, डिवीजन की पावर वापस आ गई, और वापस आने के बाद में वो जो गैप हुआ था, टूटा था, उसको वापस से है ना, ये जो गैप था ऐसे कटा था, उसको वापस इन लोगों ने क्या किया, अचीव कर लिया। और अचीव करने के बाद में जो भी टूटा हुआ हिस्सा अचीव हो गया, तो वापस से फिर से क्या करेगा, तीसरा नंबर रीडिफ्रेंशिएशन करेगा, रीडिफ्रेंशिएशन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग एक बात जाने कि क्या कि मान लो कोई सेल है, ये कौन सी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल, मेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, इसके अंदर में ये डिवीजन किया, एक सेल ये बने, दूसरे सेल ये बने, ये तो अपना मेरिस्टेमेटिक वाला जो सेल था वो वाले गुण को रखा ही है, ये बदल गया किसमें, परमानेंट सेल में। तो इस सेल का तभी कुछ नहीं हुआ है, जैसा सेल ये था वैसे ही सेल ये भी है, लेकिन ये वाला सेल में क्या हुआ, चेंजेस आए, मतलब इसमें चेंजेस आने को हम क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन हुआ बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन हुआ। ठीक है। अब कोई आए और इसको है ना इस वाले भाग को काट दिए, तो इस वाले भाग को जब ये काटेंगे कोई आके, तो भाई पेड़ पौधा है ना भाग तो नहीं सकता वहां से, चुपचाप ये क्या करेगा, ऐसे कट जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग हो गया, इसका कट गया ये, अब कटा है ना, टुकड़े में बदल गया ये है ना ऐसे। ऐसा ये टुकड़ा हुआ। अब उसके बाद में क्या होगा है ना, यहाँ से ऐसे देखते हैं। अब बताओ, यहाँ से टुकड़ा तो टूट गया ये, इसके बाद में क्या होगा, अब इस टुकड़े को क्या करना है, गैप को फिर से भरना है ना, मतलब यहाँ से ऐसे जो टूटा था उसको भरना है, उसके लिए तो इसको बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना, ऐसे गैप को भरना पड़ेगा। देखो पहले क्या हुआ था, परमानेंट सेल बन गए थे। अब जैसे इसमें क्या हुआ, कोई भी प्रकार का डैमेज हुआ, यहाँ पर डैमेज, डैमेज होने की वजह से क्या किया, अपने जो पावर ऑफ डिवीजन, देखो डिफरेंशिएशन हुआ था मतलब क्या था, लॉस्ट, है ना, क्या किया था, पावर ऑफ डिवीजन को लॉस्ट कर दिया था, पावर ऑफ डिवीजन है ना को क्या कर दिया था, पावर ऑफ डिवीजन को क्या कर दिया, लॉस्ट, मतलब विभाजन की क्षमता को खत्म कर दिया था। लेकिन इसकी शक्ति फिर से जागृत होगी, है ना, फिर से जागृत होगी तो क्या करेगा, ये किसके लिए हुआ था, टेम्परेरी हुआ था, टेम्परेरी, मतलब इन केस ऑफ डैमेज ये फिर से क्या करेगा, अपने आप को पावर ऑफ डिवीजन को, पावर ऑफ डिवीजन को फिर से क्या करेगा, अपीयर करेगा, मतलब लाएगा, फिर से अपीयर किया। मतलब देखो ये डिफ्रेंशिएट हो गए थे, लेकिन जिस टाइम में डैमेज हुआ उसमें क्या हुआ, फिर से डिफ्रेंशिएशन हुआ, डी डिफ्रेंशिएशन हुआ, पुनर्विभेदन हुए, और उसके बाद जब गैप भर गया, है ना, मतलब डैमेज क्या हो गया, करेक्ट हो गए, करेक्ट होने पर, डैमेज करेक्ट हो गया, वापस से क्या वो जैसा सेल था है ना वैसे सेल फिर से बन गया ये, है ना, मतलब परमानेंट सेल बन गया फिर से। परमानेंट सेल बनने को, है ना, यहाँ से डी डिफ्रेंशिएटेड सेल से परमानेंट सेल बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन। कुछ नहीं है, ये एकदम आसान है ना, और इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी ने। तो यहाँ पर हम जानते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ट्यूब, रूट सेल्स, लीफ सेल्स, सब अलग अलग सेल बनाती है ये। विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जड़, शिखाग्र और रूट, एपाइकल और कैम्बियम विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विभेदित और परिपक्व होते हैं। सीधी सी बात है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग है ना डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे देखो एक ही मेरिस्टेमेटिक सेल है, वही सेल लीफ भी बना रही है, वही सेल रूट भी बना रही है, वही सेल ट्यूब भी बना रही है, एक ही सेल सब चीज बना रही है लेकिन अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। इसमें कोशिका भित्ति और प्रोटोप्लाज्म संरचनात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं, कोशिका विभाजन की क्षमता खो जाती है, सीधी सी बात है, वही पावर ऑफ डिवीजन को लॉस्ट कर देती है। तो यहाँ पर देखो मेरिस्टेमेटिक सेल कौन सी सेल बन गई, परमानेंट सेल बन गई है, ये पूरे परमानेंट सेल बने हुए हैं, तो अपने डिवीजन के पावर को लॉस्ट कर दिए हैं। उदाहरण के लिए देखना, एक ट्रैकिड तत्व बनाने के लिए प्रोटोप्लाज्म का नुकसान करता है, वे अत्यधिक तनाव के तहत भी पानी को लंबी दूरी तक ले जाने में बहुत मजबूत और लोचदार लिग्नोसेलुलोजिक माध्यमिक सेल दीवारें विकसित करते हैं। सीधी सी बात याद रखना, डिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल एक बोलेंगे तो याद रखना, यहाँ पर जानते हैं ट्रैकिड, ट्रैकिड सेल्स जो रहती है जाइलम का भाग होता है, जाइलम, जाइलम जो है चार चीजों से बना रहता है, परमानेंट टिश्यू होते हैं जाइलम,
है ना, जाइलम में ट्रैकिड सेल जो रहते हैं वो क्या कर देते हैं, अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस्ट कर देते हैं, प्रोटोप्लाज्म को क्या कर देंगे, लॉस्ट कर देंगे, और उसके बाद जल के तनाव के बावजूद भी वो अपने, है ना, कितना भी तनाव आ जाए वो अपने काम को करते रहेगा। मतलब जाइलम से पानी हमेशा लंबी दूरी तक ट्रैवल करते रहती है, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट सेल में बदल गई रहती है, और यही जगह का परमानेंट सेल जो है ना वापस से तनाव चाहे कुछ भी आ जाए, टूटे चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, वो परमानेंट सेल अपने परमानेंट सेल को बना के ही रखती है। तो डिफ्रेंशिएट होगी रहती है, परमानेंटली डिफ्रेंशिएट होगी रहती है, पूरी तरीके से बदल गई रहती है। ठीक है, तो ये वाले ट्रैकेड वाला सेल जानेंगे, ट्रैकेड सेल्स डिफ्रेंशिएशन के एग्जांपल है। कुछ शर्तों के तहत जीवित विभेदित कोशिका विभाजन की क्षमता हासिल कर लेती है। अब वही बात बताया, जब डैमेज हो गया मान लो, तो वह विभाजन की क्षमता को फिर से लाना पड़ेगा उसको, तो विभाजन की क्षमता को फिर से लाती है, उसको हम लोग डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। वही बात को मैंने जहां पर यहाँ पर बताया क्या, कि जब डैमेज हो गई, तो डैमेज होने के बाद में जब उसकी क्षमता को, पावर ऑफ डिवीजन को जैसे अपीयर करेगी, तो क्या हो जाती है, वो डी डिफ्रेंशिएशन हो जाती है। पहले डी, है ना, डिफ्रेंशिएशन डी डिफ्रेंशिएशन हो गई, और उसके बाद में देखना, है ना, वही बात। उदाहरण के लिए ये वाला डी डिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल कौन है पूछ सकते हैं, इस साल आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। डिफ्रेंशिएशन का एग्जाम्पल पूछेंगे, तो डिफरेंशिएशन में वही बताना, ट्रैकिड वाला, ट्रैकिड सेल जाइलम का। दूसरा बताना है ना, उदाहरण के लिए विभेदित पैरेन्काइमा कोशिकाओं से मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और पारकैम्बियम का गठन। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस टाइम में देखना कि, है ना, ये बात जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते थे तो जानते थे कि जब क्या पढ़ते थे, क्या लाइन लिखा था एनसीईआरटी में, देखो बता रहा हूँ मैं, दो वेस्कुलर बंडल होती है, दोनों वेस्कुलर बंडल है, और उस वेस्कुलर बंडल के बीच की जो सेल होती है, ये वाली सेल जो रहती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है, और इसमें विभाजन की क्षमता आ जाती है। देखो पैरेन्काइमा सेल है, अब पैरेन्काइमा सेल का मतलब ये तो देखो इनके बीच में ये रिंग बनी हुई नहीं रहती, पहले नहीं बनी हुई रहती, पहले तो इसके अंदर बस की बनी हुई रहती है, यही वाली बस बनी हुई रहती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन कुछ समय के बाद में, 1-2 साल के बाद में सेकेंडरी ग्रोथ होना रहता है, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के पास में जो पैरेन्काइमेटा सेल होते हैं ना, पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा सेल के अंदर में फिर से क्या होने लग जाती है, विभाजन की क्षमता आ जाती है ना, डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन, है ना, फिर से क्या हो जाती है, रीअपियर। ये बात एनसीईआरटी पहले लिखता था, है ना, कहाँ पर, जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ है वहीं पर सेम लाइन लिखता था कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच की पैरेन्काइमेटा सेल जो होती है उसमें विभाजन की क्षमता आ जाती है, और उसके फलस्वरूप वो क्या बनाती है, तो उसके फलस्वरूप बनाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होता था। तो वही जब भी आएगा कि पैरेन्काइमेटा सेल से मेरिस्टेमेटिक या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कॉर कैम्बियम का गठन जब होता है, तो डी डिफ्रेंशिएशन का एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस साल दे सकते हैं इसको, क्योंकि अभी तक दिए नहीं है। समझ आया कि नहीं आया, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन का एग्जांपल के साथ में मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन को देने के चांस है। ठीक है, तो ये बता दिया। अभी परमानेंट हो जाती है पैरेन्काइमा यहाँ की, लेकिन फिर से डिवीजन के पावर को ला देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं डायग्राम में। इसके आगे और देखें, अगला है विभेदित कोशिकाएं उन कोशिकाओं का उत्पादन कर सकती है जो फिर से विभाजन करने की क्षमता को खो देती है, लेकिन विशेष कार्यों को करने के लिए परिपक्व होती है, इसे पुनर्विभेदन कहा जाता है। सीधी सी बात है ना। अब देखो, ये पैरेन्काइमेटा सेल विभाजन की क्षमता को फिर से लाई थी, लेकिन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इन दोनों के बीच में क्या बनने के बाद में, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनने के बाद में फिर से क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, किसको, लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन। तो पावर ऑफ डिवीजन विभाजन की क्षमता खत्म कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, रीडिफ्रेंशिएशन। तो सीधी सी बात है भाई, ये सब काम हम पढ़ने से अच्छा एक लाइन पढ़ो, इसको खत्म, है ना। क्या, कि डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है जब पावर ऑफ डिवीजन रहता है उसको परमानेंट सेल में बदल देते हैं, तो जो डिफ्रेंशिएशन, परमानेंट सेल डैमेज होती है और उसको, है ना, डैमेज होती है तो उसको रिपेयर करने के लिए फिर से डी डिफ्रेंशिएट करती है, और उसके बाद डी डिफ्रेंशिएट के बाद फिर से परमानेंट करने के लिए फिर से वो क्या कर देती है, रीडिफ्रेंशिएशन करती है, सीधे से खत्म। यहाँ पर एग्जाम्पल एक ले सकते हैं ट्रैकिड वाला, यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं पैरेन्काइमेटस वाला, है ना, और उसके बाद पैरेन्काइमा ही फिर से डिवीजन का, पावर ऑफ डिवीजन को खत्म कर देती है, तो वो क्या हो जाती है, तो रीडिफ्रेंशिएशन हो जाते हैं वो, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, और एक एग्जांपल भी दिया है इन लोगों ने, देखते हैं। पौधों की वृद्धि खुली होती है, पौधे की वृद्धि है ना, क्लोज नहीं रहती, खुली रहती, खुली वृद्धि होती है, अर्थात अनिश्चित या अनिर्धारित हो सकती है, मतलब हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं, इसलिए खुली वृद्धि बोलते हैं। भेदभाव की भी खुला होता है, क्योंकि एक ही मेरिस्टेमेटिक से उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं या उत्कों में परिपक्वता पर अलग अलग संरचनाएं होती है, सीधी सी बात है। जब विभेदन भी होना रहता है ना, अलग अलग होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखे, शुरू करने से पहले देखो, विभेदन हो रहा है लेकिन सब अलग अलग जगह वाली, लीफ सेल, रूट सेल, सी ट्यूब सेल, तो सब अलग अलग जगह की सेल जो होती है वही होती है, कोशिकाओं तक संरचनाएं अलग होती है।
कोशिका ऊतकों की परिपक्वता पर अंतिम संरचना भी कोशिका के स्थल से निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए रूट एपिकल मेरिस्टेम से दूर स्थित कोशिकाएं रूट कैप कोशिकाओं के रूप में अंतर करती है, जबकि परिधि में धकेल दी जाती है और जो एपिडर्मिस के रूप में परिपक्व होती है। सीधी सी बात है, जब रीडिफरेंशिएशन होगा और उसके बाद रीडिफरेंशिएशन होने के बाद में आप कोई उसमें दूसरा है ना होने का चांस नहीं है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन होगा तो इस टाइप के रूट एपिकल मेरिस्टेम से दूर वाली सेल या रूट कैप सेल वाली की जब देंगे तो रीडिफरेंशिएशन का ही एग्जाम्पल होगा वो, है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। देखते हैं इसमें और आगे, पौधे में वृद्धि या विकास और आगे है, 2 शब्दों से बना था, है ना। उसमें देखते हैं विकास कैसे होते हैं, डेवलपमेंट वाला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीज अंकुरण से लेकर बुढ़ापा मतलब है ना सेनेसेंस स्टेज आने तक किसी भी जीव के जीवन चक्र में सभी परिवर्तन शामिल होते हैं। सीधी सी बात है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे हम जानते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक वाला जितना भी मतलब जन्म से लेकर मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु तक के भाग को हम लोग जीवन काल कहते हैं। जीवन काल, लाइफ स्पान। तो जीवन काल किसका कहते हैं, तो कहां से लेकर, जन्म से लेकर कहां तक, प्राकृतिक मृत्यु तक, और बीच में जो मर जाते हैं उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं ना। प्राकृतिक मृत्यु है ये, जन्म से लेकर, प्राकृतिक जन्म से लेकर क्यों नहीं बोले यहाँ पर, प्राकृतिक जन्म से लेकर, कोई अवतार थोड़ी लेते हैं, सभी जन्म ही लेते हैं, ठीक है। इसीलिए जन्म से लेकर है ना प्राकृतिक मृत्यु तक की अवस्था को हम लोग लाइफ स्पान या जीवन काल बोलते हैं। उसी प्रकार से विकास जो पौधों में होती, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीज अंकुरण से लेकर, बीज वहीं से अंकुरित जब होगा वहां से लेकर पूरा वो जब तक वो पेड़ न मर जाए तब तक के है ना चक्र को, परिवर्तन को शामिल किया गया है। यह विकास और विभेदन का योग होती है। मतलब क्या होती है, वृद्धि प्लस विभेदन, देखना, वृद्धि प्लस परिवर्धन बराबर विभेदन, या बोल सकते हैं विकास, डेवलपमेंट। वृद्धि प्लस परिवर्धन इज इक्वल टू, है ना, वृद्धि प्लस विकास इज इक्वल टू, विकास और विभेदन का योग है ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, वृद्धि प्लस विकास बराबर परिवर्धन होता है, परिवर्धन, ठीक है। इसे हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे मान लो कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, है ना, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होते ही देखना, इसमें एरो को देखते रहना है। मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। जैसे प्लाज्मा इसमें ग्रोथ होगा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा तो सेल डिवीजन करेगी, सेल डिवीजन करने के बाद में इलोंगिनेशन करती है, तो दूसरा इलोंगिनेशन है। इलोंगिनेशन के बाद में है ना उसमें इलोंगिनेशन से मेचुरेशन जब होती है उस फेज को हम लोग, जैसे मान लो यहाँ पर ए नंबर दे रहे हैं, इसको बी नंबर, है ना, तो डिफ्रेंशिएट होगा तो तीसरा नंबर क्या होता है, मेचुरेशन। सबका ऐसी होता है। उसके बाद में मेचुरेशन होने के बाद में चौथा मेच्योर सेल बन जाएंगे। सेनी सेल का मतलब जीर्णावस्था आएगा और उसके बाद सब लास्ट में सबसे है ना क्या हो जाना है, तो लास्ट में मृत्यु हो जाती है, तो पांचवा या छठवां। तो ऐसे इसी सीक्वेंस में याद रखना है इसको, ठीक है। एबीसीडी करके देंगे तो यहाँ पर सेल डिवीजन है और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, सी डी है सेल डिवीजन और इधर डी है डिफ्रेंशिएशन। ये क्या है ना, एबीसीडी नहीं लिखेंगे, सी डी, इधर क्या है सी है, इधर क्या है डी, ठीक है। बाकी मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगिनेशन, मैच्योरेशन तीनों तो ऐसे याद रहता है। मैच्योरेशन के बाद मैच्योर से सेनेसेंट, तो इसको कई बार हम लोग है ना भूल जाते हैं, इसलिए ऐसे याद रख लेना है और ऐसे सब प्रोसेस होके बनती है, ठीक है। अगला है यहाँ पर पौधे विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को बनाने के लिए पर्यावरण या जीवन के चरणों में जवाब में विभिन्न मार्गों का अनुसरण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, है ना। देखो क्या होती है, पौधे के अंदर एक गुण होती है, क्या करती है वो, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती है, मतलब वातावरण के अनुसार। तो देखो एक प्लास्टिसिटी कहा गया है, तो जीवन में विभिन्न चरणों के कारण विषम प्रक्रिया बनती है। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी है ना, मतलब विषम पर्णता बोलते हैं, विषम पर्णता। हेट्रोफिली, हेट्रोफिली, हेट्रोफिली मतलब विषम पर्णता, यही इसका उदाहरण होती है प्लास्टिसिटी का। देखो यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिसिटी और हेट्रोफिली मतलब दोनों में डिफरेंस है क्या, कि भाई देखो प्लास्टिसिटी कब बोलेंगे, कोई घटना होती है उसी को हम बोलेंगे, घटना का नाम क्या है, प्लास्टिसिटी। मतलब वातावरण के अनुसार पौधे अपनी संरचनाओं को चेंज करते हैं, वही प्लास्टिसिटी है। पौधे अपनी वातावरण के अनुसार में क्या करते हैं, अपनी संरचनाओं या स्ट्रक्चर को जो चेंज करते हैं वही क्या है, प्लास्टिसिटी। तो उसमें से उसका एग्जाम्पल कौन है, हेट्रोफिली, विषम पर्णता, अलग अलग पत्ती दिखेंगे,
ठीक है। तो देखते हैं उदाहरण के लिए कपास है ना, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, कपास, धनिया और तीसरा लार्कस्पर, ये तीनों में कपास, धनिया और लार्कस्पर में किशोर पौधों और परिपक्व पौधों की पत्तियां आकार में भिन्न होती है। सीधी सी बात है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं, ये जुवेनाइल पीरियड रहती है तब, यंग रहती है तब, और जब ये एडल्ट हो जाती है तब धनिया की पत्ती को देखना ऐसी बदल जाती है, धनिया, कपास और लार्कस्पर की पत्तियां, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण के कारण विषम प्रक्रिया नहीं, विषम पर्णता है ये, विषम पर्णता, विषम पर्णता मतलब बोल सकते हैं कि इसमें प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है विषम पर्णता, ठीक है। उदाहरण के लिए हवा और पानी में उत्पादित पत्तियों के आकार में भी अंतर देखो, हवा और पानी मतलब एज के साथ साथ में भी क्या हो रहा था, इसके आकार या संरचना में चेंजेस आ रहे थे। उसके अलावा हैबिटाट, मतलब जो हैबिटाट है, देखो ये जल वाले हैबिटाट और वाटर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, इन दोनों में बटर कप ठीक है, ये बटर कप जो भी है ना, इसको देख लेना है बटर कप क्या होती है। पानी में इसका वास है, और कहाँ पर इसका वास है, टेरेस्ट्रियल रीजन में, है ना, मतलब स्थलीय एरिया में। इन दोनों में पत्ती को हम देखेंगे तो देखो दोनों में डिफरेंसेस दिखाई दे रही है। तो आवास के अनुसार, पर्यावरण या आवास के अनुसार इनकी संरचनाओं में अंतर होना ही क्या है, प्लास्टिसिटी। तो कपास, धनिया और लाक्स पर क्या है, किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोफाइली का विषम पर्णता का उदाहरण होती है, ये विषम पर्णता का उदाहरण है तीनों। लेकिन ये तीनों किसके उदाहरण है एक्चुअल में, प्लास्टिसिटी का। और ये भी बटर कप में भी क्या होती है, तो ये सब आया हुआ क्वेश्चन है भी, इंपॉर्टेंट वाली जगह है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पीजीआर के बारे में पढ़ेंगे, और इन सब का पीडीएफ हमें चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं, न्यूट जून के को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ये सब चीज़ वीडियो जो है फ्री में देखने को मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।